नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुमार आलोक। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आज आप लोगों से हेयर फॉल के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आजकल यंगस्टर्स में बहुत कॉमन हो गए हैं। छोटे छोटे एज ग्रुप्स लाइक 18-20s, इवन 25 ईयर्स में भी मुझे काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जो हेयर फॉल के इश्यूज से परेशान रहते हैं और मेरे पास आके वो बोलते हैं, सर कुछ ऐसा कीजिए कि इस एज में एटलीस्ट हमारे बाल ना झड़ें। हेयर इज basically made up of protein built up by our body. It's a basically a vestigial organ. ये हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जो शरीर द्वारा बनाया जाता है, बट शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या होता है कि जब शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है तो सबसे पहले वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे न्यूट्रिशन कम जाने लगते हैं, और जैसे ही न्यूट्रिशन कम जाएगा तो जिस ऑर्गन को कम जाएगा वो फिर वो शेड होने लगेगा, उसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स एक जगह से न्यूट्रिशन शिफ्ट हो जाएगी दूसरी जगह जहाँ ज़रूरत है बॉडी को ज़्यादा। ये यंगस्टर्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेयर फॉल इसलिए है ये, क्योंकि आजकल खाने की जो टेंडेंसी है बच्चों में, वो सही ढंग से नहीं खाते हैं, वो सही चीज़ नहीं खाते हैं, जंक फूड्स ज़्यादा हो गए हैं, एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा हो गए हैं, यूट्यूब्स सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेना, कोई भी मल्टीविटामिन या कुछ भी प्रोडक्ट्स, एनीथिंग विच दे फील कि ये मुझे फ़ायदा करेगा, दे यूज। तो इससे क्या होता है कि एक तो जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, अननेसेसरी केमिकल का एक्सपोजर होता है हेयर पे, जिसके कारण स्कैल्प डैमेज होती है, और स्कैल्प डैमेज होती है तो फिर हेयर फॉल बढ़ते हैं। हेयर फॉल बेसिकली 3 मेजर रीजन होते हैं हेयर फॉल होने के। पहला होता है जेनेटिक कॉज, दूसरा होता है स्कैल्प पैथोलॉजी, तीसरा होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। पहला जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक कॉज, ये अगर किन्हीं के जेनेटिक्स में, मीन्स उनके फैमिली में, उनके फादर हो गए, उनके ग्रैंडफादर हो गए, नाना दादा, किन्हीं में भी अगर ये टेंडेंसी है कि उनको बाल्डनेस की प्रॉब्लम है, तो देयर इज चांसेस कि आपके पास भी वो आएगा। बट इट्स नॉट दैट कि वो बहुत अर्ली आ जाएगा। आफ्टर सर्टेन एज इट विल डेफिनेटली कम। बट यंगस्टर्स में क्या होता है कि वो अगर कुछ एक फैक्टर्स होते हैं वो उसको प्रमोट करते हैं जेनेटिक वाले को, और वो जल्दी से हेयर फॉल आ जाता है अर्ली एजेस में। दूसरा फैक्टर हो गया स्कैल्प पैथोलॉजी, जैसे किन्हीं को डैंड्रफ हो सकता है, स्कैल्प सोरियासिस वाली कंडीशन है, एलोपेशिया होता है, इससे ऑटोइम्यून कंडीशन, इसमें भी हेयर फॉल होते हैं। और भी बहुत सारे डिजीजेज है, लाइकेन पैलेनोपैलेरिस है, मल्टीपल डिजीज आर देयर, इसके कारण हेयर फॉल होती है। बट इसमें ये बेनिफिट होता है कि इफ यू ट्रीट द पैथोलॉजी तो वी कैन जस्ट रिकूप द हेयर ग्रोथ अगेन वेरी इजीली। बट कुछ एक डिजीज काफी लंबी ट्रीटमेंट चलती है। तीसरा हो गया न्यूट्रिशनल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लाइक विटामिन B12 हो गए, विटामिन D हो गए, आयरन की कमी है, तो ये नहीं किसी पैथोलॉजी होते हुए भी ये हेयर फॉल को बढ़ावा देते हैं, और बच्चे यंगस्टर्स काफी परेशान रहते हैं इसके कारण। डेली अगर किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 50 to 100 हेयर गिरना, मतलब कि फॉल होना, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये एकदम नॉर्मल है अगर 50 से 100 तक गिरता है। उससे ज्यादा लेकिन नॉर्मली आप गिन नहीं सकते हैं ये चीज, बट एक अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। पेशेंट काफ़ी घबराते हैं कि मैं उठा तो मेरे बेड पे पड़ा हुआ था, मैं जब भी नहाता हूँ, झाड़ता हूँ बाल, तो मुझे गिरता है। तो ये डॉक्टर जो डिसाइड करते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको इसको समझ में आता है कि पेशेंट क्या बोल रहे हैं। और आफ्टर एग्जामिनेशन बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हम लोग देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, जो सिर्फ हम ही डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर इट इज हेयर फॉल या नॉर्मल हेयर फॉल।
हेयर की जो डेंसिटी होती है, स्कैल्प विजिबल होने लगता है धीरे धीरे, और रेगुलर यू फील कि आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और दूसरी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हेयर में जो रूखापन आ जाना, डैंड्रफ की शिकायत होना, ये सब मोस्ट कॉमन कॉज हैं जो आगे बढ़ के हेयर फॉल को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। एग्जामिन करने का तरीका होता है, पहले तो हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट से, उनकी क्या कंप्लेन है, वो अपना सारी कंप्लेन बताते हैं कि सर ये इतना ज़्यादा गिर रहा है। फिर मैं एग्जामिन करता हूँ, डेंसिटी देखता हूँ, हेयर पुल टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, हम लोग करते हैं, हेयर पुल टेस्ट देखा जाता है। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, अगर बहुत कोई पैथोलॉजी है तो हम लोग स्किन स्कैल्प बायोप्सी भी करके देखते हैं कि वेदर इट्स एनी इन्फ्लामेटरी कॉज और एनी पैथोलॉजी एसोसिएटेड विथ हेयर फॉल और नॉट, और अकॉर्डिंगली हम लोग इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और हेयर फॉल के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली इट्स रिक्वायर्ड टाइम, बिकॉज अगर कोई पैथोलॉजी है तो उसको भी हम लोगों को वो टाइम लेता है, और अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो ये तो सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तुरंत ठीक नहीं होता है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली फेनोमेनन होती है हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं डॉक्टर के एडवाइस से तो यू विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट। अगर जैसे मैंने बताया था 3 फैक्टर्स होते हैं हिस्ट्री के दौरान, जब पेशेंट से हमारी इंटरेक्शन होती है तो हिस्ट्री में हम निकालते हैं कि वेदर ये जेनेटिक है या पैथोलॉजी है या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। अगर दोनों फैक्टर को हम लोग रूल आउट कर लेते हैं तो लास्ट फैक्टर के लिए हम लोग सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जितने भी विटामिन वगैरह हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर किसी चीज़ में डेफिशिएंसी मिलती है तो अकॉर्डिंगली हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं। पैटर्न है, पैटर्न में पहले तो एडवाइस किया जाता है कि ऑयलिंग वगैरह को अवॉइड करना होता है। पहले लोग कहते थे कि जितना तेल लगाएंगे बाल उतने अच्छे होंगे, बट दिस इज़ बेसिकली नॉट गुड थिंग, क्योंकि फ्रिक्वेंटली ऑयलिंग से क्या होता है, हेयर के फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वहाँ फिर फंगल इन्फेक्शन डैंड्रफ के फॉर्म में डेवलप होने के चांसेस होते हैं। पैथोलॉजी में वो इंक्रीज करता है और जिसके कारण और वो फॉल को बढ़ा सकता है। उसके बाद हम लोग कुछ मल्टीविटामिन इन द फॉर्म ऑफ बायोटिन हो गया, या फिर कोई सीरम की ज़रूरत है पेशेंट को, वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि किस ग्रेड का उनका हेयर फॉल है। ग्रेड 1 से लेके 5 तक होते हैं, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, मेल पैटर्न हेयर लॉस है। उनके बाद अगर ट्रीटमेंट से आराम होता है तो फिर हम लोग आगे PRP वगैरह होती है, जिसमें पेशेंट का ब्लड हम लोग प्रोसेस करके प्लाज्मा रिच प्रोटीन उनके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। इसमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो हेयर प्रमोट करते हैं बहुत एक्सेसिव रेट में, मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसमें। और बहुत सारे पेशेंट जिनको इन सब से भी आराम नहीं होता है तो लास्ट मेथड इज़ द हेयर ट्रांसप्लांट। बट फॉर यंगस्टर्स ये हेयर ट्रांसप्लांट वाली चीज़ें नहीं है। ये हेयर ट्रांसप्लांट जब थोड़ा एज प्रोग्रेस हो जाता है, जब द पैटर्न इज ऑलमोस्ट कवर्ड, देन वी कैन प्लान फॉर दैट। हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम भी परेशान हो जाते हैं कि वो इतना चीज़ यूज़ करके आए हुए रहते हैं, इवन दो जो हम लोग देने वाले होते हैं वो लगा के आते हैं, बट वो गलत तरीके से लगा के आते हैं। तो जैसे ही मैं प्रेस्क्राइब या कुछ लिखता हूँ, सर मैंने तो यूज़ किया हुआ है ये, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है आपने इसको कैसे यूज़ किया है, वेदर दिस मेथड यू हैव अप्लाइड। तो नहीं सर मैंने तो ऐसे नहीं किया। तो वही है, हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत ज्ञान है जिसको लेके पेशेंट इतना ज्ञानी हो जाते हैं कि वो कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे मेडिसिन का इफेक्ट आने में भी टाइम लग जाता है। ये प्रॉब्लम डॉक्टर्स को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि व्हेन यू आर यूजिंग सम मेडिसिन तो इट गिव यू सम रेजिस्टेंस टू योर बॉडी। तो पेशेंट तो एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉक्टर तुरंत ठीक कर दें, बट डॉक्टर की भी एक लिमिट होती है। मेडिसिन उतना ही काम कर सकता है जितना उसका इफेक्ट होगा। अगर आप पहले से उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट घटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए अपने से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। किसी भी एजुकेटेड डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई भी जिनको आपको लगता है कि इसकी जानकारी आपको उनसे मिलनी चाहिए और ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करना चाहिए।
मार्केट इज फॉर बिजनेस पर्पस, नॉट फॉर मेंट फॉर कि किसी को ये बेनिफिट करे या ना करे। दे आर मेंट फॉर बिजनेस। हम लोगों के पास कुछ एक जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक मिनॉक्सिडिल हो गया, किसी किसी पेशेंट में हम लोग मिनॉक्सिडिल के साथ कॉम्बिनेशन की मेडिसिन देते हैं। वो डिपेंड करता है, किसी पेशेंट स्टार्ट किया जाता है बेसिक मेडिसिन से। अगर बेसिक में ही पेशेंट को आराम हो जाता है तो वी विल गिव ओनली वन सॉल्ट, इफ नॉट देन वी कैन ऐड आफ्टर दैट कि उनको इफेक्ट नहीं हो रहा है, सो दैट वी कैन ऐड सम एडजुवेंट ओवर दैट कि वो उनको एब्जॉर्ब करे और उसका इफेक्ट आए। एक ही बार में आप चाहेंगे कि मैं सबसे हार्ड मेडिसिन ले लूं, ये डिसाइड करने का काम डॉक्टर का है सर, कि डॉक्टर क्या दे रहा है, किसमें क्या कॉम्पोजिशन है, विच विल मोर हेल्पफुल फॉर माई पेशेंट। दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग, एंड हम लोगों को क्या हमारे पास जो नॉलेज है उसी का हम लोग पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं। ये सिर्फ स्किन में नहीं है, ये सारे डिपार्टमेंट की बात मैं बता रहा हूँ। प्रिकॉशनरी इन द सेंस ये है कि डाइट अच्छी होनी चाहिए, डाइट टाइमली होनी चाहिए, और एक्सपेरिमेंटल नहीं होना चाहिए अपने स्किन, हेयर्स एंड एनीथिंग। किसी भी चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंटल ना हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले किसी जानकार से ज़रूर मिलना चाहिए। अपने सोशल मीडिया के नॉलेज से उसको ट्रीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।